Good morning, all of you. In previous class, we have discussed regarding the appendicular skeleton. Is there any problem? Have you studied it? Is there any problem in appendicular skeleton? No, sir. Okay. So, in next class, I would like to discuss you regarding the joints. Excuse me, sir. Sir, Pankaj Mishra's audio is unmute. It is disturbing. Pankaj Mishra, mute your microphone, beta. अभी ठीक है? अभी ठीक है बेटा? ओके, ठीक है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है ना, आप लोग बीच में पूछते जरूर रहिए, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन नहीं करिएगा, कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो फिर कोई मैटर नहीं रहता आपका वीडियो या ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ओके। नाउ तो देखिए, जितना भी स्केलेटन था आपने उनको पढ़ा। दो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी कि ऑल द एक्सियल स्केलेटन आर joined by hyaline cartilage and all the appendicular skeleton are joined by fibrous cartilage. ये दो कॉमन चीजें मैंने आपको बताई थी। ओके, सो नाउ here three types of the joints. अगर बेसिकली पूरे joints को देखा जाए तो there are three types. क्या क्लियर नहीं है? क्लियर हो रहा है आपको? यस सर, क्लियर है। अच्छा जी, और अगर नहीं भी क्लियर है तो आप अपना बुक भी ओपन करके बैठिए, एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, उसको बैठिए और मैं आपको वन इसमें एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप उसमें देखते जाओ, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो आप पॉइंट आउट करते जाइए, राइट। तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द जॉइंट: फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सिनोवियल जॉइंट। ये थ्री टाइप्स के जॉइंट है, ठीक है। अच्छा, जब फाइब्रस जॉइंट की बात करते हैं तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? फाइब्रस जॉइंट, सिनोवियल जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या डिफरेंस है? अगर आप एक चीज देखिए, फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। वन सेकंड प्लीज। अभी ठीक है? थोड़ी बाहर का साउंड बहुत ज्यादा आ रहा था ना, डिस्टर्बेंस होता रहा। क्लियर? तो फाइब्रस जॉइंट में क्या चीज है कि इन जॉइंट्स के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ जॉइंट शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन व्हिच fused end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of sutures to form the cranium. suture समझते हैं आप? जैसे फरो होता है ना, खांचे, like this, इस तरह से ये जॉइंट होता है ना सर, राइट। ये सूचर से फरो। तो ये जो फाइब्रस जॉइंट है, हमारे जितनी ये 8 स्कल बोन है, ये आपस में सूचर्स के थ्रू एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है और इनके बीच में मूवमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये फिक्स रहता है, ओके। तो फाइब्रस जॉइंट में तो ये चीज हो गई। देन व्हाट अबाउट द कार्टिलेजिनस जॉइंट? इसका मतलब यहाँ पर फाइबर्स नहीं है, यहाँ पर कार्टिलेज है, राइट। तो कार्टिलेज के बीच में क्या है? द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस। जो बोन्स हैं ये कार्टिलेज की हेल्प से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब समझिएगा, सपोज ये बोन है, यहाँ पे कार्टिलेज की एक लेयर है, तो इससे क्या है, ये दोनों को रब होने से बचाएगा। अदरवाइज अगर ये रब हो जाएगा तो फिर बाद में स्वेलिंग आ जाएगी, पेन भी होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये उसको बचाता है रब होने से। ये होगा कहां कहां पर, और इससे बहुत लिमिटेड मूवमेंट होता है। मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा मूवमेंट, मतलब जैसे ये है,
like this only, that much of, बहुत limited movement, and they are present in the vertebral column. हमारी जो वर्टिब्री है ना, तो वर्टिब्री में अगर आप चाहें कि ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इसके एक लिमिट तक ही आप बेंड कर सकते हैं, चाहे बैकवर्ड ले जाइए चाहे इनवर्ड। सही बात है ना, एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही आप इनको मूव करा सकते हैं। तो ये वर्टिब्रल कॉलम में जितने भी हैं हमारे, दे आर ज्वाइंट बाय द कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ओके, तो मेन दो तो हो गए हमारे, फाइब्रस ज्वाइंट इन स्कल बोन, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट इन वर्टिब्रल कॉलम। देन व्हाट अबाउट द सिनोवियल ज्वाइंट? देखो सिनोवियल तो समझ में आ रहा है ना, हियर इज अ काइंड ऑफ सिनोवियल फ्लूइड। सिनोवियल फ्लूइड है, और अगर सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है तो एक चीज समझ, जैसे इंजन होता है ना, इंजन, तो इंजन में जो पिस्टन होता है वो मूव करता है, और उसमें आपका इंजन ऑयल होता है। जो इंजन ऑयल उसको सर्फेक्टेंट प्रोवाइड करता है और एक दूसरे से रगड़ने से बचाता है, यही काम है उसका। ठीक है, तो जो हमारा सिनोवियल फ्लूइड है वो सिमिलर टू द इंजन ऑयल, कैस्ट्रॉल जीआरबी, है ना। तो सिनोवियल फ्लूइड क्या कर रहा है, ये इंजन ऑयल की तरह काम कर रहा है, यानी कि जो मूवमेंट आपस में हो रहा होगा वो रगड़े नहीं आपस में, और एक एफिशिएंटली जितना भी मूव करना चाहते उतना कर सके। तो ऐसे जॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं सिनोवियल जॉइंट। क्या बोलते हैं? सिनोवियल जॉइंट। अच्छा, सिनोवियल जॉइंट में क्या है, इसमें मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है ना, इनके बीच में मूवमेंट पॉसिबल है। कुछ एग्जांपल हमारे पास में, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट्स एंड सैडल जॉइंट। ठीक, अच्छा, इनके नाम से बहुत चीजें पता चले। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे मान लीजिए बॉल है और ये रहा हमारा सॉकेट। मैंने कल आपको बताया था ना, जो कैविटी है ये होता है हमारा प्रोसेस, और इसको होते बोलते हैं कैविटी, है ना। तो जब ये प्रोसेस इस कैविटी में धंसा होता है तो इनको हम लोग बोलते हैं बॉल एंड, ये प्रोसेस हो गया बॉल जैसा, ठीक। और ये जो कैविटी है ये हो गया सॉकेट। किसी सॉकेट में जब ये फिट हो गया, अब ये कितनी मूव कर सकता है, लिमिटेड मूवमेंट, राइट, ठीक है ना, टू एंड फ्रो, थोड़ी सी साइड। तो बेसिकली हमारा जो सोल्जर है, कल मैंने बताया था ना आपको, पेक्टोरल गर्डिल और ह्यूमरस, हियर इट इज, ये दिख रहा है आपको डायग्राम, ये हमारी पेक्टोरल गर्डिल है। पेक्टोरल गर्डिल में ग्लिनोइड कैविटी है जिसे बोलते हैं सॉकेट, ठीक है। और ये ह्यूमरस का जो हेड है जिसे बोलते हैं बॉल। तो ह्यूमरस के हेड और पेक्टोरल गर्डल या स्कैपुला के ग्लिनोइड कैविटी के बीच में जो बॉन्ड है उसे क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मैंने कहा था कि जितने भी जॉइंट्स होंगे मैं वापस आके आपको उनको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, बॉल एंड सॉकेट की खास बात ध्यान दीजिएगा, इस हाथ को आप ऐसे भी मूव करा सकते हैं और इस तरह से भी मूव करा सकते हैं, यानी कि ये चारों दिशाओं में मूव कर सकता है, बट एक लिमिटेड कंडीशन में। सही बात है ना। तो जैसे एक बॉल है अपने सॉकेट में, वो ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है ना, और इस तरह से भी मूव कर सकता है, ऐसा ही है ना। ये तो हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्या जाता है, नेक्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज मतलब समझते हैं आप, जैसे दरवाजा होता है ना, डोर में जो कब्जे होते हैं उसको बोलते हैं हिंज। हिंदी में कब्जा बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, हिंज। हिंज का मतलब है जैसे ये पोर्शन हमारा लाइक दिस, ये दरवाजा हो गया, अब ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है बस, ठीक है ना। जैसे दरवाजा है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन, या तो बंद होगा या तो ओपन होगा, ऐसा ही है। अच्छा, ये इधर से तो इधर को मुड़ गया, ये खुल गया, अब इसको पीछे ले जाओ, जाएगा नहीं, जाएगा ना। तो इसका मूवमेंट क्या है, सिर्फ टू एंड फ्रो, आगे पीछे ही हो सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
इसे बोलते हैं हिंज ज्वाइंट एंड इट इज बिटवीन द ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना। hinge joint between the humerus and radius ulna. Clear? Next one is pivot joint. Pivot joint between the atlas and axis. आपको मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था पाइवोट जॉइंट। ये देखिए पाइवोट जॉइंट है, ये है हमारा ऑसिपिटल कॉन्डाइन, ऑसिपिटल कॉन्डाइन और एटलस वर्टिब्रा है ना। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है उसे बोलते हैं पाइवोट जॉइंट, राइट। दिस इज द एटलस वर्टिब्रा। जो सबसे फर्स्ट वर्टिब्री उसका क्या नाम है? एटलस। बाकी इन वर्टिब्रीज के भी नाम दिए गए हैं बट आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए उसको मैं नहीं बता रहा। तो एटलस वर्टिब्रा और स्कल के बीच में जो जॉइंट है दिस इज द पाइवोट जॉइंट। इनके बीच में भी लिमिटेड मूवमेंट है, यानी कि आप ये आगे तो आएगा लेकिन पीछे ज्यादा नहीं जाएगा, सही है ना। इधर आएगा और आगे से फ्रंट साइड में आएगा, लेकिन पीछे बहुत ज्यादा नहीं जा पाएगा। अगर पीछे गया तो जो एटलस वर्टिब्रा हमारी टूट जाएगी और टूट करके किस में जाके धस जाएगी? वो नर्व फाइबर्स में। नर्व फाइबर्स को डैमेज कर देगा और डैमेज कर देगा तो डेथ कॉज हो जाएगी। समझ रहे हैं? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पाइवोट ज्वाइंट। नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल्स। अच्छा, ग्लाइडिंग तो मतलब समझते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर सरकना। ग्लाइडिंग क्या होता है ना। रिस्ट बोन ये ऐसे भी हो रहा है, इधर भी जा रहा है और इस तरह से भी देखो सरक रहा है, राइट। तो बिटवीन द कार्पल्स, ये जो रिस्ट बोन है या जो कार्पल्स है, कार्पल्स के बीच में जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और लास्ट वन इज द सैडल ज्वाइंट। तो सैडल ज्वाइंट होता है हमारा कार्पल और मेटाकार्पल। ये हो गया कार्पल और ये हो गया मेटाकार्पल। इनके बीच में जो मूवमेंट है दिस इज द सैडल ज्वाइंट। याद रखिएगा रिस्ट में ही दो तरह की मूवमेंट है। बिटवीन द कार्पल्स, अगर ये जो रिस्ट बोन्स हैं कार्पल्स, उनके बीच में ग्लाइडिंग ज्वाइंट, और कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में है सैडल ज्वाइंट। तो ये हमारा ये जो मूवमेंट है ये हमारा किसके बीच में हो रहा है? कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, राइट। और अगर यहाँ पूरा रिस्ट घूम रही है, दिख तो ये रहा है मेटाकार्पल से घूमते, लेकिन पूरी रिस्ट घूम रही है, इसका मतलब कार्पल्स के बीच में मूवमेंट हो रहा है। इसे क्या बोल रहे हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो ज्वाइंट क्लियर हो गए हमारे। 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर: fibrous joint, cartilaginous joint, synovial joint. And now the example of different types of the synovial joints. Is there any question? No? Okay. Can you imagine? कभी सोचो अगर हमारे बोन्स ना होती तो क्या होता? सोचा है आपने? जैसे आप बैग में पुस्तक लेके आते हैं ना, बैग में अपना किताबें वगैरह, तो एक बैग में पॉलीथीन होता है, दूसरे बैग में मम्मी पापा आपको रखे होते हैं पन्नी में, है ना, और लाकर कैसे क्लास में बिखेर देते हैं, भैया ले इसको भी संभालो। इज इट और नॉट? जस्ट लाइक द अमीबा, जस्ट लाइक द अमीबा, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है ना। जिधर भी उसका प्रोटोप्लाज्म मूव कर गया उधर सीरोपोडिया बन गया, उधर ही वो खींच गई लंबी। ऐसा ही है कि नहीं है? तो सेम कंडीशन हमारा आपका भी होता। हमको आपको समझाने के लिए चल के नहीं आना पड़ता, बस लुढ़कते 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 ग्लाइडिंग करते आपके पास आ जाता है। ऐसा ही होता है ना। चलिए, तो एक चीज ये देखो कि ये बोन्स ने हमको एक स्ट्रक्चर तो दिया ही दिया, लेकिन मसल्स ने क्या किया? उस स्ट्रक्चर को मूव कराने के लिए, फंक्शन कराने का पूरा काम किसने किया? मसल्स ने, जो कि हमने पढ़ा। तो सोचो
अगर इनमें कभी कोई प्रॉब्लम होने पाई तो कितना दिक्कत हो सकती है ना? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। कुछ इनके डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? द फर्स्ट वन इज द मिस्थीनिया ग्रेविस। मिस्थीनिया ग्रेविस, अच्छा आपने कई बार देखा होगा आर्मी में होता क्या है, जो आर्मी के जवान हैं दे आर फॉर द सेफ्टी ऑफ द नेशन, या हम लोग जितने भी है पब्लिक उनकी सेफ्टी के लिए कोई भी बाहर का अगर इन्वेडर आता है तो ये उससे फाइट करता है, ऐसा ही है ना? लेकिन सोचो किसी जवान को, कई बार आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि जवान को उसके ऑफिसर छुट्टी नहीं दे रहे हैं, अनावश्यक परेशान करते हैं, और वो गन लेकर के 24 घंटे से ड्यूटी में लगा हुआ है, उसका दिमाग घूम गया, अच्छा माजी सटक ली, और वापस आता है पहले ऑफिसर के ऊपर ही फायर ओपन कर दिया। ऐसा होता नहीं होता? और क्या बोलता है, अच्छा मारिस सटक नहीं, ऐसे ही ना? तो इसी को देखो आप सोचिए, हमारा इम्यून सिस्टम जो दूसरे इन्वेडर से हमको प्रोटेक्ट करता है, क्या होगा अगर ये हमारे बॉडी को, हमारी मसल्स या बोन सेल्स को ही एज ए फॉरेन ट्रीट करने लग जाए तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन, जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो हमारी बोन सेल्स या मस्कुलर सेल्स को ही एज ए फॉरेन ट्रीट कर रहे हैं, तो इन्हीं को ये फाइट करना शुरू कर देंगे, इन्हीं को खत्म करना शुरू कर देंगे, सही है ना? तो इससे जो प्रॉब्लम होगी दैट इज नोन एज मिस्थीनिया ग्रेविस। ग्रेविस वर्ड जनरली होता है जहां पे जैसे स्वेलिंग आ जाए, तो कोई भी चीज अगर डैमेज होती है तो डैमेज का तो सूजन आती है ना, और सूजन आने के बाद फिर वहां का मूवमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है, सही बात है कि नहीं? जैसे आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए जो आपका ये बी है, हनी बी है या वैस्प है, अगर इन्होंने कभी हाथ में डंक किया तो डंक या हमारे पूरा हाथ फूल जाता है, फिर फिंगर का मूवमेंट बड़ा मुश्किल होता है, और मम्मी पापा चिढ़ाते हैं, अरे बेटा क्यों रो रहे हो, देखो पैसे भरे हैं तुम्हारे यहाँ पे, पैसे हैं, और तुम पैसे के चक्कर में खुश हो जाते हो। ऐसा होता नहीं होता है ना? तो अगर यहाँ ही इन्फ्लेमेशन हो गया तो फिंगर्स का मूवमेंट हिंड्रेंस क्रिएट करने लगता है ना। सिमिलरली अगर कहीं पर भी अगर स्वेलिंग होगी तो प्रॉब्लम होगी। सो मिस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब ये ब्रेन से सिग्नल आया मसल्स के लिए, और वो जो जंक्शन था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसी को इसने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, मैसेज नहीं कन्वे हो रहा, तो आपको बहुत दर्द भी होगा, दर्द के अलावा थकावट आएगी, कमजोरी आएगी, यहां तक कि बिल्कुल ही मैसेज नहीं पहुंचेगा, इट मींस पैरालाइज हो गया वो पार्ट, सही है ना? सो दिस इज द मिस्थीनिया ग्रेविस। नेक्स्ट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, this is the progressive degeneration of skeletal muscles mostly due to genetic disorder। देखो जो मिस्थीनिया ग्रेविस था वहां पर प्रॉब्लम क्या होती, ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये इसको जो फॉरेन ट्रीट करके इसको डिस्ट्रक्ट कर देता है, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर ये पहले से ही आउट है ना? जेनेटिक डिसऑर्डर है, और जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो कंटिन्यूअसली डिजनरेट होती रहती है, बनती कम मिटती जाती है ना? और आपको याद होगा मैंने जब सेल साइकिल पढ़ाया था, सेल साइकिल में मैंने कहा था क्विसेंट फेज या G0 फेज, जहां पर सेल फर्दर डिवाइड नहीं करती, और एग्जांपल में दिया था न्यूरॉन सेल्स और मस्कुलर सेल्स, कहा था ना? इसका मतलब कि न्यूरॉन सेल और मस्कुलर सेल्स में फर्दर डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगी मतलब न्यू मसल सेल्स नहीं बनेगी, और ऊपर से जो मसल सेल्स हैं उनका डिजनरेशन होता जा रहा है, तो क्या होगा?
तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कॉज होगी। क्लियर? ओके देन नेक्स्ट टेटानाई। टेटानाई रैपिड स्पैज्म या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड। कैल्शियम आयन वर्क एज द सेकेंडरी मैसेंजर। कैल्शियम आयन एज ए सेकेंडरी मैसेंजर वर्क करता है, आपको पहले बताया था मैंने। कैल्शियम आयन किसके साथ बाइंड करता है? गुड, प्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है और इट अनमास्क द एक्टिन फाइबर। पक्का? यहां पर कैल्शियम आयन की कमी है, इस वजह से होगा क्या? इस वजह से रिजल्ट ये होगा कि जो मसल्स है ना, उनमें बहुत ज्यादा खिंचाव होता है, बहुत ज्यादा खिंचाव, मतलब एक रैपिड स्पैज्म होना शुरू हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग टेटानाई या टेटनस। ठीक है? इसके जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, इट इज ड्यू टू द लो कैल्शियम कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड। और कई बार आपने देखा जैसे जंग लगी हुई कोई चीज लग जाती है, तो जो टेटानाई बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से भी ये कॉज होता है। ठीक है? न आर्थराइटिस। आर्थराइटिस कुछ नहीं बेटा, अगर मान लीजिए, देखिए सिनोवियल फ्लूइड तो है, मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन अगर हमारे मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो बहुत सी कीटोनिक बॉडीज वो यहाँ पर आकर के ज्वाइंट्स में फंस जाते हैं, और जब मूव करते हैं तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन डैमेज होती है, जिससे सूजन आ जाती है। और इस इन्फ्लेमेशन, सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन, इस इन्फ्लेमेशन को हम लोग बोलते हैं आर्थराइटिस या गठिया रोग, बोलते हैं ना। जस्ट इमेजिन, आपने हाथ में थोड़ी सी बालू लीजिएगा और फिर इस हाथ में इसमें रगड़ना शुरू करिए, क्या होगा? ये पूरा छिल जाएगा, छिल जाएगा ना, और छिलने के साथ साथ यहाँ पे सूजन भी आ सकती है। ठीक है? तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, इसीलिए कहते हैं ना योगासन प्राणायाम करते रहने से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होते, मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहता है, कीटोनिक बॉडी से लगातार कंटिन्यूअसली यूरिन के थ्रू हमारा रिमूव होता रहता है, इनका ब्रेकडाउन होता रहता है, और ये नौबत कभी नहीं आती। और एक चीज आप हमेशा बोलते हैं, बैठकर पानी पीना चाहिए, बोलते हैं ना, बैठकर पानी पियो ना तो गठिया रोग हो जाएगा। याद रखिए कि पानी हमेशा इसीलिए बैठ के पिया जाता है, उससे बहुत सी प्रॉब्लम होती है, इंक्लूडिंग आर्थराइटिस। आप बोलते हो सर ऐसा तो कुछ नहीं है, नाउ यू आर द यंगस्टर्स, अभी आप पीना शुरू करिए और फिर 50 के आसपास तक देखिएगा, 50-55 में घुटने जवाब देना शुरू कर देंगे। सही बात है ना? इसीलिए बोलते हैं ना कि कुछ जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है इसको अपनाना चाहिए। ठीक है? तो दिस इज द आर्थराइटिस। देन ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस नाम ही काफी है ना, ऑस्टियो मतलब ऑस्टियोसाइट सेल या बोन से रिलेटेड है, पोरोसिस मतलब उनमें पोर होगा। तो पोर क्यों होंगे भाई? बोन जिन चीज से मिलकर बना है, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कमी होगी तो पोर बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। पक्का? अच्छा, हमारा फर्स्ट डाइटरी प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, जो एनर्जी देगा। कार्बोहाइड्रेट खत्म तो कौन देगा? फैट। और फैट खत्म तो कौन देगा? प्रोटीन्स। ठीक है? अब प्रोटीन के डाइजेशन के लिए चाहिए कैल्शियम, और कैल्शियम का मेन सोर्स क्या है? बोन्स। तो बोन से कैल्शियम रिमूव होना शुरू हो जाएगा, कुछ दिन बाद बोन्स हमारी वीक होना शुरू हो जाएंगी, बोन्स पोरस होना शुरू हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस कॉज होगा। ठीक है? तो ये तो हो गया मल न्यूट्रिशन, जो मैंने एक रीजन बता दिया। दूसरी चीजें क्या है? ये एक तरह का एज रिलेटेड डिसऑर्डर भी है। ठीक है ना? और इसमें ज्यादातर फीमेल्स में प्रॉब्लम होती है आफ्टर द मीनोपॉज, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू करती है, एंड इट इज ड्यू टू द डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है? तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, गाउट। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ
यूरिक एसिड एंड क्रिस्टल्स। ये देखिए, एक था आपके पास में आर्थराइटिस और दूसरा आ गया गाउट। आर्थराइटिस में क्या है, ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और गाउट के केसेस में क्या है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन या डिपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। मैंने बोला था ना आपको, कीटोनिक बॉडीज, राइट। अगर कीटोनिक बॉडीज या यूरिक एसिड वगैरह के क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं, उनके रगड़ने की वजह से, अगर जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, then it is termed as the gout disease. Clear? So is there any problem in joints and disorder of muscular and skeletal system? No? Okay, then you must read it, make the notes, and if you got any kind of doubt, you may ask. Okay? Till that, thank you. Have a nice day.